अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एजुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, इम्तिहान बहुत नज़दीक हैं। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही इम्तिहान की तैयारी में जुटे हुए होंगे, लगे हुए होंगे, कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। इस इम्तहान के सिलसिले में आपको तमाम ही जितने भी आपके पेपर्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, दीगर ज़बानों के, दीगर सब्जेक्ट्स के, उन सभी के वीडियोज़ आपको आसानी से मुहैया हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है उर्दू सब्जेक्ट में। उर्दू के आपको ईज़िली वीडियोज़ अपलोड नहीं होते हैं, ईज़िली आपको कंटेंट नहीं मिलता है। इसीलिए आपके लिए ये वीडियो लाया गया है ताकि आप इस वीडियो को देखें और इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आपको एक ही पेपर में 2 पेपर दिए जाएंगे, ठीक है। 2.5 घंटे का आपका टोटल पेपर होगा। पहले 1.5 घंटे में आपको आत्मनिष्ठ प्रश्न वाला एक पेपर दिया जाएगा और जब आपका 1 घंटा लास्ट बचेगा, जब 1.5 घंटा मुकम्मल हो जाएगा, तब आपको वस्तुनिष्ठ वाला पेपर दे दिया जाएगा। वस्तुनिष्ठ वाले में छोटे प्रश्न हैं और आत्मनिष्ठ वाले में बड़े सवालात शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए लाया गया है। अगर मुझे पूरी नहीं बल्कि पूरा यकीन है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह का आपका पेपर आने वाला है। हालांकि पेपर आपने वेबसाइट पे देख भी लिया होगा, लेकिन पेपर के साथ में उसमें जवाब नहीं दिए गए हैं, आंसर्स नहीं दिए गए हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको आंसर भी बताऊं ताकि आप इस पेपर को और अच्छा तरीके से तैयार कर सकें, ठीक है। यह है क्लास 12th उर्दू भाग 1 आत्मनिष्ठ प्रश्न। 2.5 घंटे का पेपर है। 80 नंबर का ये पेपर है और 40-40 नंबरों में 2 अलग अलग भागों में पेपर आपका आने वाला है। ज़्यादा कुछ समझाने वाली बातें नहीं हैं, ज़्यादा समझने वाली बात आप अपने वीडियो में या अपने पेपर में सब पढ़ लेंगे, ठीक है। ज़्यादा हिदायतें आपके लिए नहीं हैं। यहाँ पर मैं आपको स्पीडली सब कुछ समझाऊंगा तो नहीं, क्योंकि हर एक बात मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में, अपने चैप्टर्स की वीडियोज़ में सब कुछ याद करा चुका हूँ। यहाँ पर सिर्फ आपको मॉडल पेपर बताना और उसको समझाना ही मेरा मकसद है। तो मैं आपका बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करूँगा और जल्दी जल्दी आपको पूरा पेपर पढ़ के समझा देता हूँ और साथ में उत्तर याद कराने की, जवाब याद कराने की कोशिश करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आइए पेपर की जानिब चलते हैं। नोट: तमाम सवालों का जवाब देना लाजमी है, यानी अनिवार्य है। सवाल नंबर 1, मिर्ज़ा गालिब ने अपने किस दोस्त को ख़त लिखा था? मिर्ज़ा गालिब के खतूत की खूबियाँ लिखिए। उनके ख़त लिखने की जो खूबियाँ हैं, विशेषताएँ हैं, वो आपको लिखनी है। ये 5 नंबर का सवाल है। जवाब देखिए। मिर्ज़ा गालिब ने अपने अज़ीज़ दोस्त मुंशी हरगोपाल तफ्ता को के नाम ख़त लिखा था और गालिब के खतूत की बुनियादी खसूसियात दर्ज झेल हैं। एक एक करके पढ़ते हैं 1 by 1। पहली खूबी है मुख्तसर अलक़ाब व आदाब। गालिब ने ज़माने की रिवायत से हटकर अपने खतूत में मुख्तसर अलक़ाब व आदाब का इस्तेमाल किया है, मसलन बंदा परवर, पीरो मुर्शिद, नवाब साहब वग़ैरह वग़ैरह। दूसरा, मरासले को मुकालमा बनाया। मुरासला यानी कॉन्वर्जेशन, मुरासला यानी ख़त को ही कहा जाता है। तो ख़त को मुकालमा बना दिया। मुकालमा यानी कॉन्वर्जेशन होता है, यानी संवाद होता है, बातचीत होती है, वार्तालाप होता है। तो गालिब की ये खूबी रही है। गालिब ने ख़ुद अपने ताल्लुक़ से कहा है कि मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया, 1000 कोस से बज़बान क़लम बातें किया करो। बिलाशुबा गालिब इस तरह ख़त लिखते हैं जैसे 2 शख्स आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हों। तीसरी खूबी देखिए, खतूत में अशार का बरहमल इस्तेमाल। गालिब ने हस्ब मौके अपने खतूत में अशार का भी इस्तेमाल बड़ी खुश असलूबी से किया है। नंबर 4, शोखी व ज़राफ़त। शोखी व ज़राफ़त गालिब का नुमाया पहलू है जिसके खूबसूरत इस्तेमाल से उन्होंने अपने ख़तों के हुस्न को बढ़ाया है। नंबर 5, गालिब के खतूत 1857 के गदर का आईना है। उनसे गदर के हालात का पता चलता है। गदर यानी पहला स्वतंत्रता संग्राम। नंबर 6, गालिब के खतूत में शहर दिल्ली की तारीख़ झलकती है। तारीख़ कहते हैं इतिहास, पता चलता है। नंबर 7, गालिब के खतूत उनकी सीरत और शख्सियत की आईनादार है।
गालिब के बेशतर खतूत उनके अकरबा, अज़्ज़ा, अहबाब और शागिर्दों का पता चलता है। गालिब के खतूत से उर्दू में जदीद नस्र, आसान नस्र का आगाज़ हुआ। गालिब के खतूत की नस्र सादा, शगुफ्ता और मख्फी मसजा नस्र से बड़ी हद तक गुरेज किया है। बहुत बनावटी बातें नहीं की है, फैक्ट टू फैक्ट बात उन्होंने करने की कोशिश की है अपने पत्रों में, अपने लेटर्स में, अपने खतूत में। नंबर 11, गालिब के बाज़ खतूत में ड्रामाई कैफियत मिलती है। गालिब ने बाज़ ख़तों में इल्मी और अदबी मसाइल पर बहस की है और शागिर्दों के कलाम पर इस्लाह देते वक्त उसकी वजह भी बयान की है। गालिब के खतूत मजमूई खसूसियात की बदौलत उर्दू में मकतूब निगारी एक अदबी सन्फ़ करार पाई। मुख्तसर ये कि गालिब ने ये खतूत लिख कर साबित कर दिया है कि रोज़मर्रा बोले जाने वाली ज़बान में भी बड़ी बातें बयान हो सकती है, बातों को बनावटी शक्ल में बनाना ज़रूरी नहीं है। बीच में लिखा है या। अगर आपको ये सवाल नहीं आता है तो आपको दूसरा सवाल भी दिया जाता है, आप वो नहीं तो दूसरा सवाल भी आप कर सकते हैं। मैं चाहता तो आपको एक ही सवाल करा देता कि यह नहीं तो आप ये कर लीजिए, लेकिन मैं आपको दोनों के जवाब बता देता हूँ। क्या पता आपके एग्ज़ाम में कौन सा सवाल आ जाए और आपकी तैयारी इस तरह क्या हो जाएगी, पुख्ता हो जाएगी, अच्छी पक्की हो जाएगी। अगला सवाल है बिजू का अफसाना का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। जवाब, सुरेंद्र प्रकाश के अफसाने बिजुका की कहानी का आगाज़ प्रेमचंद के नावल के किरदार होरी से होता है। होरी प्रेमचंद के नावल में सालों पहले मर चुका था। उस अफसाने में कहानी फिर से उसी किरदार के गिर्द घूमती है। होरी के 2 बेटे थे, एक गंगा में नहाते हुए डूबकर जबकि दूसरा पुलिस के मुकाबले में मारा गया। अब होरी उन दोनों बेटों की बीवियों और 5 बच्चों के साथ रहता है। होरी अब भी किसान है। उसकी फसल पककर तैयार हो चुकी थी। आज उसे अपनी बहुओं और पोते पोतियों के साथ मिलकर उस फसल की कटाई के लिए जाना है। आज चूँकि फसल की कटाई का दिन था और ये दिन किसी त्यौहार से कम न था, इस वजह से तमाम गांव में खूब चहल पहल का समा था। सब खुशी खुशी अपनी फसलों की कटाई में मसरूफ़ थे। होरी फसल की कटाई के लिए जाते वक्त ये सोच रहा था कि कितना अच्छा वक्त आ गया है, सारी फसल पर सिर्फ उसका हक है। किसी बनिए का डर, ना ज़मींदार और ना ही अंग्रेज़ी ज़ोर ज़बरदस्ती। यह ख्याल आते ही उसकी फसल के हरे भरे खोशे उसकी नज़रों के सामने झूम उठे। अपने खेत के करीब पहुँचते पहुँचते होरी ने खेत से फासले पर मौजूद थल को देखा तो रफ्ता रफ्ता होरी के खेत को निगलने के लिए बढ़ रहा था। थल की वजह से खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती और फसल उगाने के काबिल ना रहता। इसलिए होरी दिल ही दिल में सोच रहा था कि बच्चों के जवान होने तक ये थल उसके खेत तक ना पहुँचे। इसी असना में वो खेत तक पहुँच गए। सब दिल ही दिल में फसल की कटाई से बहुत खुश थे और अब घर की कोठरी में अनाज भरेगा और सब मज़े से पेट भरकर खाएंगे। मगर खेत में दाखिल होते ही अचानक होरी के कदम रुक गए। सब हैरानी में मुब्तला हो गए क्योंकि पकी हुई फसल में बेचैनी के आसार थे और फसल के कटने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। होरी ने कौन है कि सदाएं बुलंद की तो अचानक फसल काटने वाला नमोदार हुआ। सबको ये देखकर हैरत का शदीद झटका लगा कि वो कोई और नहीं बल्कि होरी के हाथों बना हुआ बिजुका था। ये देखकर सब सकते में आ गए। होरी ने अपने हाथ से बनाए गए बांस की फांकों के बिजुका से पूछा कि वो उसकी फसल क्यों काट रहा है और उसके हाथ में मौजूद दराती कहाँ से आई। बिजुका कहने लगा कि उसने तो सिर्फ अपने हिस्से की फसल काटी है और तैयार फसल में 1/4 उसका हिस्सा है क्योंकि उसने उस खेत की हिफाजत की है, यानी सुरक्षा की है। बिजुका ने कहा कि वो खेत पकने तक यहाँ खड़ा रहा और होरी की अमानत में उसने कोई खयानत नहीं की। आज अगर उसने अपना हिस्सा लिया है तो उसमें मसले की बात क्या है। होरी ये नाइंसाफ़ी देखकर बिजुका को पंचायत ले जाता है। पंचायत में तमाम लोग मौजूद थे। जब बिजुका की पंचायत में आमद हुई तो होरी ये तमाशा देखकर तड़प उठा कि सब लोग एहतरामन बिजुका की आमद पर उठकर खड़े हुए हैं। बिजुका ने पंचायत का इंसाफ भी खरीद लिया था। ये था आपका बिजुका वाला चैप्टर।
इस तरह अगर आप, ये बहुत लंबा समझाया गया है, आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं जितना आपको याद है। जिस तरह आप अपनी ज़बान में लिखें, रटी रटाई ज़बान में ना लिखें, ये आपके लिए बेहतर है। ठीक है, सबक आपको याद ही है, कहानी आपको पूरी पता है, आप अपने लफ्ज़ों में आसानी से लिखें, उसके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बस कोशिश करें कि आप दूसरी ज़बानों के लफ्ज़, हिंदी वगैरह को इस्तेमाल ना करें, उर्दू के ही लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको अच्छे नंबर हासिल होंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, तनक़ीद किसे कहते हैं? 2 नक़ादों के नाम लिखिए, यानी तनक़ीद निगारों के नाम लिखिए। तनक़ीद अच्छे और बुरे में तमीज़ करने का नाम है। हर किसी में किसी न किसी शक्ल में तनक़ीदी शऊर पाया जाता है। ये भी हकीकत है कि तनकीद के बगैर इंसान आगे का सफ़र जारी नहीं रख सकता। यही तनक़ीद जब अदब में शामिल हो जाती है तो अच्छे और बुरे की तमीज़ के साथ साथ फ़ैसला लेने की क़ुव्वत भी शामिल हो जाती है। नक़ाद के लिए ज़रूरी है कि वो किसी भी किताब पर तनक़ीद करते वक्त किसी भी तरह के तअस्सुब का शिकार न हो, बल्कि तनक़ीद निगार के लिए ज़रूरी है कि वो फ़न पारे का तज्ज़िया उसकी खूबी और ख़ामी की बुनियाद पर करे। इसीलिए तनक़ीद निगार के लिए ज़रूरी है कि वो किसी भी तख्लीक़ात का बग़ौर मुताला करे, तभी वो किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश करे। 2 अहम नक़ादों के नाम एहतशाम हुसैन और सैयद एहतशाम हुसैन सिद्दीकी और खुर्शीदुल इस्लाम हैं, जो कि आपके निसाब में 2 सबक हैं और दोनों ही तनक़ीद निगार हैं और दोनों के ही नाम आपके सबक में, आपके निसाब में, किताब में शामिल हैं। ठीक है, अगला है सवाल नंबर 3, अफ़साना सुकून की नींद किसका लिखा हुआ है? इस अफ़साने में क्या ख़ास बात है? मुख्तसर लिखिए। जवाब, अफ़साना सुकून की नींद इक़बाल मजीद का तसनीफ़ करदा है। इस अफ़साने के ज़रिए इक़बाल मजीद ये बताना चाहते हैं कि हद से ज़्यादा पैसा भी इंसान को कई तरह की परेशानियों में मुब्तला कर देता है, जिसने इंसान का सुकून और चैन छीन जाता है। यहाँ तक कि 2 पल की सुकून की नींद के लिए भी इंसान तरस जाता है। इस सबक के ज़रिए पैसे की ज़्यादती होने पर उसके नुकसान की और इशारा किया गया है कि बहुत ज़्यादा पैसा भी इंसान को परेशानी में डाल देता है, इंसान का सुकून छीन लेता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, मच्छर इंसान को किस तरह सताता है? मुख्तसरन लिखिए। जवाब, मच्छर इंसान ही नहीं जानवरों का भी दुश्मन है, क्योंकि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। मच्छरों ने बिला किसी तफरीक के हर मज़हब के मानने वाले इंसान की ज़िंदगी में जहर घोल दिया है। वो इंसान को सुकून में नहीं देख सकता और इंसान को रातों को चैन से सोने नहीं देता, और वो वक्त जब इंसान कुछ देर सुकून की तलाश में आराम फरमाते हैं, ये वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें काट लेता है। इसलिए इंसान मच्छर को अपना सबसे बड़ा दुश्मन तस्लीम करते हैं, यानी कि मानते हैं। मच्छर काटता है और यही उसकी वजह है कि इंसान उनका क्या है? सबसे बड़ा दुश्मन है। सवाल नंबर 5, मंदरजा झेल में से किसी एक हिस्से की तशरीह कीजिए। 4 लाइन अलिफ लिखा है और 4 लाइन आपको यहाँ दी गई है, इसके नीचे 4 लाइनें और है। आप चाहें तो ये कर सकते हैं, चाहे तो वो कर सकते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया है, दोनों में जो आपको आसान लगे, ईजी लगे, या जो आपको बेहतर आती हो। मैं आपको दोनों के ही जवाब दूंगा ताकि आपको दोनों क्या हो जाए, अच्छी तरह से याद हो जाए। अलिफ, जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए। दिल का वो हाल हुआ है गमे दौरां के तले, जैसे एक लाश चट्टानों में दबा दी जाए। सबसे पहले लिखेंगे सियाक़ो सिबाक, डायरेक्ट तशरीह कभी नहीं लिखेंगे, पहले सियाक़ो सिबाक लिखेंगे, उसके बाद ही तशरीह लिखेंगे। ये शेर जानिसार अख्तर की गज़ल का पहला शेर यानी मतला है। इस शेर में शायर मोहब्बत की पुरानी रिवायत को तर्क करने का दर्स देते हैं। उसके बाद लिखेंगे तशरीह। उर्दू शायरी की पुरानी रिवायत है कि महबूब ने हमेशा आशिक पर जुल्म व सितम के पहाड़ ढाए हैं। दूसरी जानिब आशिक ने भी उन मज़ालिम को हंस कर सहा है और महबूब से गिला करने की बजाय उसके मज़ालिम पर भी दुआ ही दी है। मगर यहाँ शायर ने इस कदीम रिवायत को तर्क करने का कहते हुए कहा है कि अगर महबूब जुल्म ढाता है तो उसे कातिल कहा जाए और दुआ देने की रस्म को तर्क कर दिया जाए, क्योंकि अब नया ज़माना है और नए तकाज़ों के मुताबिक चला जाए। शायर अपने दिल को एक लाश से तशबिया देते हुए कहता है कि ज़माने ने मुझ पर इतने जुल्म व सितम ढाए हैं कि मेरे दिल की हालत ऐसी हो चुकी है जैसे कोई लाश चट्टानों में तले दबी हुई है। महबूब की जुदाई की तड़प और ज़माने के गमों ने शायर के दिल की कैफियत एक लाश के मानिंद कर दी है। ये बात आपको इस मिसरे में बताई गई है। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको समझना है, जानना है, तो आप वीडियो के चैप्टर वाले वीडियोस देखो। उसमें मैंने एक एक लफ्ज़ को, एक एक हर्फ ब हर्फ को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश की है, ताकि आप एक एक मिसरे को
बहुत अच्छी तरह से समझ सकें और आप एग्ज़ाम उनको बेहतर से बेहतर, शानदार से शानदार तरीके से आप लिख सकें, ऐसी मैंने कोशिश की है। आप चाहें तो वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। गुलिस्तान अदब की पूरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी है, सारे चैप्टर ऑलरेडी आपको पढ़ाए जा चुके हैं। ये नहीं आता है तो बा है आपके पास, ऑप्शन दूसरा भी है। जज्बात रफ्ता रफ्ता अफकार बन रहा है, अफकार का नतीजा किरदार बन रहा है। हमदर्दियों की शिद्दत इंसाफ बन रही है, परवरदगी का जज्बा ईसार बन रहा है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, पहले सियाक व सिबाक लिखेंगे। मंदरजा बाला अशार जमील मजहरी की नज़्म अर्तक़ा से लिए गए हैं। इस नज़्म में शायर ने अज़मत इंसान को बयान किया है कि इंसान वो तरक्की शाहकार है, वो कुदरती शाहकार है जो अपनी फितरी सलाहियतों और हरकत व अमल से तरक्की की कई मनाजिल तय कर सकता है। अब करेंगे तशरीह। इस अशार में शायर कहता है कि इंसान के लिए, उसकी मंजिल के हिस्सों के लिए उसको जो जुस्तजू और लगन है, यही जज्बा उसके फ़िक्र और किरदार की झलक बन जाता है। उसके अंदर क़ुरबानी का जज्बा परवरिश पाने लग जाता है और वो अपनी गलतियों से ही सबक और तजुर्बा हासिल करता है। यही गलतियाँ और तजुर्बात उसके मयार तहकीकी को बुलंद करते हैं और वो तारीख़ के नक्शे पर अज़मत इंसान का अहम किरदार बनकर उभरता है। उसके गलत कदम ही उसे सही रास्ते की सीख दे पाते हैं और आने वाले लोग उसके कदमों के निशानों से अपनी मंजिल का तयन करने लग जाते हैं। ठीक है, एक इंसान क्या करता है, गलतियां करता है, तजुर्बा करता है, सीखता है और बाद में दूसरे लोग उसकी गलतियों को, उसके तजुर्बे को देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यही बात आपको इस मिसरों में बताई गई है। सवाल नंबर 6, मंदरजा झेल मुहावरों में से किसी 3 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जो भी दिए गए हैं मुहावरे, आपको कोई भी 3 के जवाब देने हैं। पहला जो है जुमला है, पहला मुहावरा है बाग बाग होना। बाग बाग होना का मतलब है बहुत ज़्यादा खुश होना। जुमला देखिए, मेरी इम्तिहान में कामयाबी को देखकर अब्बू का दिल बाग बाग हो गया, यानी बहुत खुश हो गया। आंखें दिखाना यानी गुस्से की नज़र से देखना। जुमला, मास्टर साहब का मिजाज ज़रा सख्त है, बात बात पर आंखें दिखाने लगते हैं, यानी बात बात पर गुस्सा करने लगते हैं। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना यानी खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा लेना, गलती से, नासमझी से, नादानी से। जुमला, आरिफ के पास बहुत वक्त था पढ़ाई का, लेकिन उसने नहीं की और फेल हो गया। उसने तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। वक्त था पढ़ाई का, नहीं की तो क्या हो गया, कुल्हाड़ी मार ली। पापड़ बेलना यानी बहुत कशमकश करना, जिद्दोजहद करना किसी काम को पाने के लिए, किसी कामयाबी को पाने के लिए। जुमला देखिए, ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, यूं ही कुछ नहीं मिल जाता। 5वां देखिए, पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना। इसकी जगह आब आब होना भी आता है कभी कहीं भी। ठीक है, आब आब होना फ़ारसी का लफ्ज़ है, पानी पानी होना हिंदी से, उर्दू से ले लीजिए अब। तो पानी पानी होना की जगह आब आब होना भी होता है, यानी शर्मिंदा होना। क्या मतलब इसका, शर्मिंदा होना। जुमला देखिए, जब मैंने उसे उसकी करतूत बताई तो वो पानी पानी हो गया यानी शर्मिंदा हो गया। आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक मुश्किल से निकलना, एक मुसीबत से हटना और दूसरी मुसीबत में जा पड़ना। इसका मतलब होता है आसमान से गिरा खजूर में अटका। जुमला देखिए, चोर कुत्ते से बचने के लिए भागता हुआ थाने जा पहुंचा। चोर के पीछे कुत्ता पड़ गया, चोर भागता रहा, भागते भागते उसने कुछ नहीं देखा, एक बिल्डिंग में जाकर छुप गया और जब पता लगा वो बिल्डिंग कौन सी थी, वो थाना था। चोर खुद ही अपने आप को थाने पहुँचा आया। इसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। एक मुश्किल से बच गया, दूसरी मुश्किल में फंस गया। अब है सेक्शन बी, सवाल नंबर 7। प्रेमचंद के नावल बेवा के किरदार, अमृत राय या दाननाथ के किरदार लिखिए। या तो दाननाथ के बारे में बताना है या अमृत राय के बारे में बताना है। हम आपको दोनों के बारे में ही बताएंगे ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए किस तरह के सवाल बन सकते हैं। पहले हम जानेंगे अमृत राय के बारे में। नावल बेवा में अमृत राय, दाननाथ, प्रेमा, बद्री प्रसाद, कमला प्रसाद, सुमित्रा, देवकी और पूर्णा के किरदार मौजूद हैं। नावल में मौजूद तकरीबन सभी किरदार अहमियत के हामिल हैं और किसी न किसी तौर कहानी को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन नावल के वो किरदार जो कहानी में मरकज़ी हैसियत हासिल करते हैं वो अमृत राय का किरदार है, जो नावल में पेश किए जाने वाले बुनियादी और मरकज़ी ख़याल की रूह रवां है। क्या है, रूह रवां है यानी केंद्र बिंदु है।
अब हम जानेंगे दाननाथ के बारे में। दाननाथ का किरदार एक बेहतरीन और मुखलिस दोस्त के तमाम खसाइस को बयान करता दिखाई देता है। मजमूई तौर पर प्रेमचंद ने कहानी के मुताबिक तमाम किरदारों को न सिर्फ निहायत खूबसूरती से बुना है, बल्कि उनकी मदद से नावल के क़िस्से को भी हसीन तरीके से पेश किया है। प्रेमचंद ने कहानी के तमाम किरदारों को उनके हालात के मुताबिकत से निहायत खूबसूरती से ढलते हुए दिखाने के साथ उनकी हरकतों, सकनात और अंदाज़े गुफ्तगू यानी उनके मुकालमात वग़ैरह के ज़रिए कारी तक उनके किरदारों की नफ्सियाती और ज़हनी कैफियत को पहुंचाने की भरपूर कामयाब कोशिश की है। अब देखिए आपका आया है लेटर। किस चीज़ का लेटर है? देखिए, अपने वालिद को एक ख़त लिखें जिसमें इम्तियाज़ी नंबरों से पास होने की इत्तला दी गई हो, यानी अच्छे नंबर से आप पास हुए हैं। अपने अब्बू जान को ख़त लिखिए जिस सेमेंट्री में, जिस फॉर्मेट में लिखा है। आप एज इट इज़, मैं जैसे पेपर स्लाइड करता हूँ तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह का पेपर आपको पैटर्न किस तरह रखना है। जवाब देखिए, 26 शराफत बाज़ार अजमेर। यहाँ पर आप बाज़ार, गली, मोहल्ला कुछ भी आप दे सकते हैं। अजमेर मैंने शहर का नाम लिखा है, आप कोई दूसरा शहर का नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो आप किसी भी शहर का दूसरा नाम लिख सकते हैं। 12 फरवरी 2022 जो आपका एग्ज़ाम डेट है, आप वो भी लिखें तो आपके लिए चल जाएगा। मेरे प्यारे अब्बा जान, अब्बू जान, कुछ भी लिख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मुझे आपका ख़त मिला जिसमें आपने मेरी खैरियत जानने के साथ साथ मेरी पढ़ाई के बारे में भी पूछा है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अल्लाह के करम से और आपकी दुआ से ठीक हूँ, और इसके अलावा आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस हफ़्ते के यूनिट टेस्ट में सबसे ज़्यादा मैंने नंबर हासिल किए हैं। मुझे रियाजी मज़मून में 100% या 100% नंबर मिले हैं, और बाकी मज़ामीन में भी बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। और अंग्रेज़ी की पढ़ाई के लिए मैं रोज़ 2 घंटे अलग से मेहनत करता हूँ। अल्लाह ने चाहा और आपकी दुआ रही तो मैं इम्तिहान में बहुत ही अच्छे नंबर से पास होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा और अम्मी को मेरा प्यार भरा सलाम कह दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपका प्यारा बेटा मोहम्मद जाहिद खान। आप इसकी जगह और भी बातें ऐड कर सकते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और आपको बताया गया इम्तियाज़ी नंबर से पास हुए हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी और मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हो चुका हूँ आपकी दुआ से। आप इस तरह की बातें भी आप लिख सकते हैं। लेटर है, ख़त है, तो ख़त में आप अपने वालिद साहब से कैसे बात कर सकते हैं, एक इज़्ज़त वाले अंदाज़ में, अदब वाले तरीके से। आपको वही बात अपने मन से यहाँ पर लिखनी है। बस आपको फॉर्मेट समझना होता है कि फॉर्मेट कुछ तरह का आपका रहेगा। ऊपर की नीचे की लाइनें कुछ समझना है, बीच में आपको अपने दिल के जज्बात ही यहाँ पर लिखने होते हैं। आइए आखिरी के सवाल हैं, देख लीजिए। सवाल नंबर 9, 3 अफसाना निगारों के नाम लिखिए। वैसे आपके निसाब में 5 अफसाने दिए गए हैं, आपको किसी भी 3 के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं जिन्होंने अफसाने लिखे हैं। 3 अफसाना निगार जो कि निसाब में शामिल हैं ये हैं इकबाल मजीद, शफ़ी जावेद, सुरेंद्र प्रकाश। ठीक है, आप चाहें तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी। अच्छा, आखिरी सवाल आज का, सवाल नंबर 10, अल्ताफ़ हुसैन हाली की हयात शख्सियत पर एक नोट लिखिए। आखिरी सवाल देखिए। जवाब, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश 1837 में पानीपत में हुई। हाली जब 9 बरस के थे तभी उनके वालिद ख्वाजा ईसू बख्श का इंतकाल हो गया और उनकी परवरिश का ज़िम्मा उनके बड़े भाई और बहन ने ले लिया। हाली ने छोटी उम्र में ही कुरान पाक हिफ्ज़ करने के बाद अरबी और फ़ारसी की भी तालीम हासिल की। हाली अभी सिर्फ 17 साल के ही थे कि उनकी शादी हो जाती है। 1854 में दिल्ली जाकर मौलाना नवाज़िश अली से 1.5 साल तक तालीम हासिल की, लेकिन हालात ख़राब होने की वजह से फिर पानीपत लौट आए और 3-4 साल तक मुस्तफ़ा ख़ां शयफ्ता की सोहबत में रहे। यहाँ शेर व शायरी का जज्बा फिर से उभरने लगा। वहाँ से कुछ साल बाद फिर लाहौर आए और यहाँ अंग्रेज़ी से उर्दू तर्जुमा की गई किताबों की इबारत की इस्लाह करने लगे और एक स्कूल में कुछ दिनों तक उस्ताद भी रहे। लाहौर में 4 साल के बाद हाली वहाँ से दिल्ली चले गए और वहाँ से सर सैयद के साथ अलीगढ़ चले गए और फिर हैदराबाद, दक्कन में मुलाजमत के बाद पानीपत चले आए और पानीपत में ही 31 दिसंबर 1914 में उनका इंतकाल हो गया। हाली एक ऐसे शायर हैं जो नज़्म व नस्र दोनों में दर्जा कमाल रखते हैं। उनके तसानीफ़ में से मुक़दमा शेर व शायरी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। इसके अलावा हयात सादी, हयात जावेद, मुसद्दस हाली, मद्दस जज़रुस्सलाम, यादगार गालिब उनकी मशहूर तसानीफ़ों में से हैं।
हाल ही के मशहूर शेर मुलाहिज़ा हो, है जुस्तजू के खूब से खूब तर कहाँ, है जुस्तजू के खूब से खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नज़र कहाँ। एक शेर और देख लीजिए, हम जिस पे मर रहे हैं वो है बात ही कुछ और, हम जिस पे मर रहे हैं वो है बात ही कुछ और, आलम में तुझसे लाख सही तो मगर कहाँ, आलम में तुझसे लाख सही तू मगर कहाँ। हाल ही ने हर तरह से अपनी शायरी में दुनियावी रंग उतारा है। 1857 में दिल्ली में जो कोहराम मचा, हाल ही ने अपनी आँखों से देखा। दिल्ली के हादसे का तज़किरा हाल ही ने अपनी शायरी में इस तरह किया है कि आँखें नम हो जाएं। हाल ही एक ऐसे शायर गुज़रे हैं जिन्होंने अपनी शायरी में समाज की तकलीफ़ों को दिखाया है, उनके दुखों को ज़ाहिर किया है। इसके अलावा हाल ही ने मुआशरे की मज़लूम औरतों के बारे में लिखा है। औरतों के खामोशी को देखते हुए उनकी नज़में चुप की दाद और एक बेवा औरत की मजबूरी की कहानी की नज़्म मुनाजात बेवा बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। हाल ही की शायरी में सादगी देखने को मिलती है। हाल ही ने ज़माने की आवाम को अपनी शायरी का मौजू बनाया, इसीलिए उनकी शायरी दिल में उतरती है। हाल ही ने मरसिया मसनवी रुबाइयात जैसी असनाफ़ सुखन में तिबा आजमाई की और तकरीबन सब मशहूर हुई। हाल ही एक तरक्की पसंद शायर हैं जिन्होंने उर्दू नस्र और नज़्म दोनों में अपना कमाल दिखाया। उन्होंने उर्दू शायरी को एक नया मोड़ दिया। उर्दू शायरी की बुनियाद कायम होने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। इस तरह आपका ये पेपर क्या होता है, मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इम्तिहान में आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। इंशाल्लाह आप इससे काफ़ी फ़ायदा हासिल करेंगे। अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, चाहें तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी अगर आपको पसंद आया हो तो। और इस तरह की तमाम वीडियोज़ इस चैप्टर से गुलिस्तान अदब की 12th क्लास के सारे वीडियोज़, उनके सवाल जवाब, सबक के खुलासे सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। गुलिस्तान अदब के नाम से प्लेलिस्ट है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें देख सकते हैं। एक दो वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि मेरा समझाने का ढंग, पढ़ाने का ढंग कैसा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आएंगे। मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसी के सेकंड भाग में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। आपकी दुआओं का हमेशा तलबगार। खुदा हाफिज़।